Good morning to all of you. Myself P.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. तो फ्यूचर जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सबों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिर से 11th फिजिक्स वेक्टर चल रहा है। इस वेक्टर में हम लोग पिछले क्लासेस में वेक्टर का एडिशन के जो तीन रूल्स थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन्स लॉ वगैरह वगैरह देखे थे। उसके डायमेट्रिकली कैसे उसके डायग्राम के हिसाब से हम लोग चीज़ों को डील किया करते थे, वो सारे कुछ को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग जरा उस वेक्टर एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी देखें, क्या होते हैं उसके प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला, एडिशन ऑफ टू वेक्टर गिव्स अ वेक्टर। मतलब ऐसा नहीं है कि हम दो वेक्टर को जोड़ दे तो रिजल्ट जो निकल के आए वो एक स्केलर हो जाए। दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर ही मिलेगा। वही कह रहे हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर गिव्स अ वेक्टर। मतलब हम कह रहे हैं कि लेट ए प्लस बी, तो जो सी बनेंगे ये सी ऑलरेडी वेक्टर होगा। ए प्लस बी हमेशा सी एक वेक्टर ही देंगे। ऐसा नहीं कि ए प्लस बी जोड़ेंगे तो सी क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। ऐसा नहीं है, दो वेक्टर का एडिशन हमेशा एक वेक्टर ही मिलेगा। दूसरा, वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यही ना होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, 2+3 या 3+2 बात बराबर है। तो वेक्टर को भी ये फॉलो करना पड़ता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होता है। तीसरा, इफ के इज एनी स्केलर। स्केलर मतलब सिंपल कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर, ये वेक्टर नहीं है। इफ के इज एनी स्केलर देन if we multiply k is any scalar and a is any vector, then if we multiply या इतना कौन लिखता है, छोड़ो सिंबल से लिख लो। if k is any scalar and A and B are vectors, then K into A plus B यूज करो या इसको K A plus K B यूज कर दो, कोई फर्क नहीं है। और इस लॉ को क्या बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब वेक्टर का एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है K इंटू A प्लस K इंटू बी, तुम लिख सकते हो K जहां पर कोई एक स्केलर है, K इज एनी स्केलर एंड A एंड B आर वेक्टर, देन K इंटू A प्लस B का वैल्यू K A प्लस K B के बराबर होगा। तीन प्रॉपर्टी नोट करें। नेक्स्ट, if three equal vectors are at 120 degree each, then resultant vector will be ऑलवेज 0। अगर तीन वेक्टर, हम केवल तीन वेक्टर पर डिस्कस कर रहे हैं। इफ थ्री वेक्टर जिसके थ्री इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो, अगर तीन सेम वेक्टर आपस में 120 120 120 पे एक्ट हो रहे हो तो रिजल्ट वैल्यू हमेशा 0 आएगा। जैसे मान लो एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर ये है जो कि ए है, और तीसरा वेक्टर ये है जो कि ए है।
ये तीनों कितना है 120 120 और 120 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री 12 3 36 360 मेंटेन हो गए। ए और ए तीन सेम वेक्टर अगर जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पर तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा, हमेशा जीरो होंगे, हमेशा जीरो होंगे। जैसे आप एग्जांपल से देख सकते हो, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, तीसरा फोर्स ऐसे लगा रहा है। अगर ये 120 है, ये 120 है और ये 120 है, ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, तो इस पर टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। जब भी तीन वेक्टर, ध्यान रहे मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग कर देंगे तो रिजल्ट जीरो होगा कि नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर तीन वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और आपस में 120 पे एक्ट हो रहा हो तो रिजल्ट वैल्यू क्या होगा, हमेशा जीरो होंगे। ओके, तो यही चार प्रॉपर्टी है मेनली। कहने को तो और एक दो प्रॉपर्टी आ सकता है, बट वो प्रॉपर्टी के रूप में आप ऑलरेडी पीछे पढ़ रखे हो प्रीवियस क्लास में कि जब भी कोई, या फिर यहाँ मेंशन कर ही लो, जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो लिखो पांचवा प्रॉपर्टी कि अगर नंबर ऑफ वेक्टर साइक्लिक फॉर्म में जुड़ रहे हो, अगर नंबर ऑफ वेक्टर साइक्लिक फॉर्म में जुड़ करके क्लोज फॉर्म बनाते हो तो रिजल्ट हमेशा जीरो होता है। इफ नंबर ऑफ वेक्टर added in cyclic form and form closed loop and make closed loop, then resultant value will be always zero। रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, हमेशा जीरो होंगे। साइक्लिक ऑर्डर में जुड़ा है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, अरे यार दिस दिस और दिस, एक के साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हैं, क्लोज फॉर्म बनाया है, रिजल्ट वेक्टर क्या होगा, जीरो। टोटल वेक्टर मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, कोई पूछे कि नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। मान लो कि एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, चौथा वेक्टर ये, एक साइकिल में जुड़ा हुआ है ना, सारे के हेड टेल कोइंसाइड हो रहे हैं, रिजल्ट वैल्यू कितना होने वाला है, जीरो। तो यही प्रॉपर्टीज होते हैं, पांच प्रॉपर्टी वेक्टर के प्रॉपर्टी हैं, इसी पर हम लोग वर्कआउट करते हैं, नोट करें। अब कुछ क्वेश्चंस कर लो। प्रीवियस क्लास में एक चीज हम लोग डिस्कस किए हैं या फिर से देख लो, अगर दो वेक्टर ए और बी को अगर जोड़ रहे हो और दोनों के बीच थीटा 0 डिग्री पर है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर है, सेम डायरेक्शन के वेक्टर में अगर जोड़ते हो तो वैल्यू क्या निकालते हो, ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री, cos 0 1 हो जाएंगे, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर रूट बाहर निकल करके ए प्लस बी। अगर दो वेक्टर 0 डिग्री के एंगल पर हो देन उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड करके छोड़ देते हैं। जैसे 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन अगर x में है तो 4 न्यूटन, मीन्स 2i प्लस 2i कितना होगा, डेफिनेटली 4i। हमेशा क्योंकि i मतलब x डायरेक्शन, y मतलब j मतलब y डायरेक्शन और k मतलब z डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर में ये पढ़े हो, i x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, j y डायरेक्शन का और k z डायरेक्शन का। सही, तो आप कुछ क्वेश्चन करो। If a is equals to 2i plus 3j and b is equals to 5i plus 8j, 5i plus 8j, then
फाइन। पहला क्वेश्चन हमें चाहिए a प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन अपने को चाहिए 2a प्लस 3b। वन बाय वन क्वेश्चन करते चल रहे हैं। a प्लस बी मतलब सिंपल a और b को अपने को जोड़ना है। एक करो 2i प्लस 3j प्लस b है 5i प्लस 8j। हमेशा वेक्टर जब जुड़ता है तो सेम कंपोनेंट के साथ जुड़ते हैं। i वाला i के साथ जुड़ेगा और j वाले j के साथ जुड़ेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2i प्लस 5i 7i 3j प्लस 8j 11j। ये क्या निकल गया a प्लस बी वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर। अच्छा ये ऑलरेडी a प्लस बी वेक्टर दो वेक्टर का है ना समेशन, एक x डायरेक्शन का और एक y डायरेक्शन का। इसको अगर तुम ढंग से देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक 7 वैल्यू का वेक्टर x डायरेक्शन में और एक 11 वैल्यू का वेक्टर है y डायरेक्शन में। तो अगर इसका हम a प्लस बी का मॉडुलस निकाले तो वैल्यू क्या निकालेंगे ओवर रूट दिस स्क्वायर, क्योंकि दो वेक्टर 90 पर होता है तो रिजल्ट क्या होता है ओवर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओवर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हो जाएंगे सीधे 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर अगर मॉडुलस निकालना पड़े तब। तो a प्लस बी निकल गया। अगर अपने को निकालना है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b तो करो 2 टाइम्स ऑफ a 2i प्लस 3j प्लस 3 टाइम्स ऑफ b 5i प्लस 8j। गुना कर दो 2 2 जा 4i प्लस 6j प्लस 15i प्लस 24j। i के साथ जुड़ेंगे j के साथ जुड़ेंगे 15 और 4 19i प्लस 24 और 6 30j। ये क्या निकल गया 2a प्लस 3b का वैल्यू निकल गया, 2a प्लस 3b का वैल्यू इस तरीके से निकल गया। तो वेक्टर में एडिशन कैसे कर रहे हैं, अगर i j k के फॉर्मेट में वैल्यू दे रखा हो आप समझ पा रहे हो, i j k के फॉर्मेट में वैल्यू दे रखा हो तो समझ पा रहे हो। अभी हम केवल i और j में दिए हैं, हो सकता है कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन i j और k सब में मिल जाए, x में भी उसका वैल्यू है, y में भी वैल्यू है और z में भी वैल्यू है। तो चीजों को हम कैसे जोड़ रहे हैं देख पा रहे हो। चलो एक्चुअली वेक्टर का तो अभी हम सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाए हैं, बट तुम सब्ट्रैक्शन के जैसे करते हो आराम से कर सकते हो, लेकिन अभी हम सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। नोट करके एक चीज करो तो इफ a कोई वेक्टर है axi प्लस ayj प्लस azk, मतलब a कोई वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट वैल्यू कितना है ax, y कंपोनेंट है ay और z कंपोनेंट है az। मतलब यहां देख सकते हैं कि a ऑलरेडी x y और z तीन अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर हैं। तो ये तीनों वेक्टर के आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है क्या, देखो तो x y z कुछ भी करो आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। जानते हो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो एक्सिस होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। मतलब इसका इसके साथ कितना एंगल 90, इसका इसके साथ एंगल 90 और इसका इसके साथ एंगल 90। और जानते हो कि जब दो वेक्टर को आप जोड़ते हो a प्लस बी का मॉडुलस क्या निकालते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो थीटा 90 होने के कारण ये वैल्यू क्या हो जाएंगे cos 90 0, तो वैल्यू क्या मिलेगा a प्लस बी ओवर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंगल गायब cos 90 0। तो इस केस में अगर इस वेक्टर a का तुम्हें मॉडुलस निकालना पड़े तो क्या निकालोगे x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। यही चीज हमने को दिखाना था। क्यों लिखे, क्योंकि इसके और इसके बीच कितना एंगल 90, cos खत्म हो जाएंगे, इसके और इसके बीच कितना एंगल 90, cos खत्म हो जाएंगे cos 90 0। इसी कारण जब भी अपने को वेक्टर i j k में बोले और बोले कि उसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसमें डायरेक्शन में दिख रहा है ऑलरेडी हमें a एक वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट इतना है, y कंपोनेंट इतना है और z कंपोनेंट इतना है। मतलब x डायरेक्शन में इतना वैल्यू है, y डायरेक्शन में इतना वैल्यू है और z डायरेक्शन में इतना वैल्यू है। तो उसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना लंबाई का वेक्टर है, कितना वैल्यू का वेक्टर है। तो
ओवर रूट में x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। क्लियर है? जैसे मान लो हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, a अपने पास कोई वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 5k, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ a का मॉडुलस निकालना है। a का मॉडुलस क्या लिखोगे? ओवर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर, z कंपोनेंट स्क्वायर, 2 2 या 4 प्लस 1 प्लस 25 ओवर रूट 30। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? ओवर रूट 30। सही। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस लगा सकते हो। अब वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप डीसी पांडे से लगाओ, एम करीम से लगाओ, वर्मा जी से लगाओ, जहां से क्वेश्चंस लगाने हैं, या फिर कहीं से फिजिक्स के वेक्टर का कहीं से क्वेश्चन उठाओ। एडिशन का है कंसेप्ट अभी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अभी हम पढ़ाए नहीं है। एडिशन के क्वेश्चंस उठाओ, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाना सीखो, क्योंकि वेक्टर आगे चल के आपको बहुत परेशान करेगा अगर इस स्टेज में वेक्टर नहीं सीख पाते हो तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए क्लासेस में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।